आज बेटा फिजिक्स की क्लास है, केमिस्ट्री क्लास है, केमिस्ट्री के बाद फिजिक्स की क्लास है, ठीक है। फिजिक्स वाले सर उड़ान बीच में क्लास ले रहे हैं, फिर मैं उधर उड़ान में लूंगा, वो आपके बीच में लेंगे। हाँ जी, गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब? हाँ नीट स्टूडेंट बेटा, पहले से बेटर है। ओके, जय हिंद बेटा, जय हिंद, कैसे हो आप सब? ऑर्गेनिक की पीडीएफ नहीं है यार, फिर कल तो तुम बोल रहे थे कि है, और मैंने वहां पे भी देखा, उनसे भी चेक करवाया, उनके पास भी है, तो फिर तुम्हारे पास कैसे नहीं आ पा रही है? मैंने आपके कोर्स में जाकर के देखा है, ठीक है। अच्छा, जिन बच्चों के पास नहीं है, अगर तुम में से कोई ऐसा बच्चा हो जिसको जो मेरे से कहीं पर भी ऐड हो, चाहे वो इंस्टाग्राम पर ऐड हो, चाहे वो टेलीग्राम पे मैं इतना चलाता नहीं, ठीक है, इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप पर कोई बच्चा ऐसा हो जिसके पास मेरे नंबर हो या इंस्टाग्राम पर ऐड है, तो मुझे मैसेज जरूर करे, मैं उससे कॉन्टैक्ट करूंगा और फिर मैं उससे बात करूंगा, ठीक है। अभी उसके बारे में बात मत करो, ठीक है, उस अभी उस पेज के और उस स्लाइड के बारे में बात मत करो, ठीक है, वो मैं बात कर लूंगा 7 पॉइंट। हाँ जी, पता चला आधे चक्कर तो उसी के चक्कर में खराब हो जाता टाइम। हेलो हेलो हेलो, कैसे हो आप सब? अरे फिजिक्स क्लास केमिस्ट्री की बात बेटा। हेलो, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, कैसे हो आप सभी? क्या दे दूं नंबर क्यों दे दूं भाई? हाँ जी, मैं एकदम बढ़िया हूँ, एकदम बढ़िया हूँ। कितने घंटे क्लास चलेगी बेटा? 1.5 घंटे, 4 से 5:30 तक, 4 से 5:30 तक। ओके सर जी, आपको मैसेज ही नहीं होता इंस्टाग्राम पे? कैसे नहीं होता यार? होता है यार, तभी मुझे पता नहीं चलता कि मुझे कौन कौन बच्चा मेंशन करता है या मैसेज, मेरे को पता नहीं चलता है, ठीक है। हाँ अब इसे चलाना। हाँ जी, करवा चौथ की बधाई हो बेटा, तेरे को बधाई हो, ठीक है। ओके, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ जी, तो आज यहाँ पर इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 9। उम्मीद है आप सब एकदम बढ़िया है, बढ़िया सारी बातें समझेंगे, अच्छे सारी बातें क्लियर करेंगे, ठीक। ओके, अब यहाँ पर बात करें क्या क्या चीजें हैं जो हम यहाँ पे देखने वाले हैं, क्या क्या चीजें जो हम समझने वाले हैं। सीएफटी, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। तो यार पिछली क्लास में मैंने आपको सीएफटी के अंदर क्या पढ़ाया था? सीएफटी के अंदर मैंने आपको ये पढ़ाया था कि यार सीएफटी ये बोलती है कि केंद्रीय परमाणु और लिगेंड के बीच में कोई बंधन नहीं होता, इनके बीच में जस्ट विद्युताकर्षण बल होता है, ठीक है। और लिगेंड को हम बिंदुवत ऋणावेश या आणविक द्विध्रुव की भांति मानते हैं। भाई सीएफटी क्या बोलती है कि लिगेंड को बिंदु चार्ज की तरह इन्होंने माना है, अगर ऋणावेशित लिगेंड है तो बिंदु ऋणावेश, और अगर उदासीन है तो उसको आणविक द्विध्रुव की तरह माना है। और ये कहा गया कि जब तक केंद्रीय परमाणु एक समान विद्युत क्षेत्र में उपस्थित है, इसके पांचों के पांचों डी कक्षक समान ऊर्जा वाले रहेंगे, अर्थात समदंश रहेंगे। लेकिन जैसे ही लिगेंड बंधन बनाने की लिए इनके नजदीक आने लगेगा तो इनके पांचों डी कक्षकों की ऊर्जाएं ज्यादा अधिक समय तक एक जैसी नहीं रह पाएगी। क्यों? क्योंकि अगर मैं अष्टफल के संकुलों के अंदर बात करूं तो लिगेंड अक्षों के अनुदिश आने लगते हैं, तो जो डी कक्षक जिनकी पालियां अक्षों के अनुदिश है वो ज्यादा प्रतिकर्षित होती है। और अगर मैं बात करूं चतुष्फल के संकुलों के अंदर बेटा, तो उनके अंदर जो लिगेंड होते हैं वो बिटवीन दी एक्सिस आते हैं, तो वो डी ऑर्बिटल अधिक प्रतिकर्षित होते हैं, जिसके अंदर पालियां अक्षों के मध्य उपस्थित होती है। अरे बायोलॉजी क्लास नहीं है, डेली बताना पड़ेगा तुम्हें। कल 5 घंटे की क्लास हुई थी, 5 सर की, कहां गए थे कल वहां पे? क्लियर हो गया? आज बायोलॉजी की क्लास नहीं है भाई, तुम नशे पत्ते करते हो, एक दिन क्लास लेते हो फिर दूसरे दिन नहीं लेते हो, ठीक। कितने लेक्चर बेटा? बचेंगे, चलेगा ना, चलेगा। हाँ जी, दीपिका जी टाइम लगेगा। हाँ हाँ बिल्कुल, अब्दुल्ला जी बताएंगे। सीधा हिसाब बंद करो कमेंट तुम्हारे। हाँ जी, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत क्या होता था ये मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं इसके अंदर क्या क्या चीजें थी जो हमने पढ़ी थी, ये नोट नहीं करना है, ठीक है। ओके, तो मैंने आपको ये बताया था बेटा कि सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या बताती है? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ये बताती है कि लिगेंड आएगा, लोन पेयर लाएगा, लोन पेयर को केंद्रीय परमाणु में दान नहीं करेगा, केंद्रीय परमाणु के डी कक्षकों का विभाजन करेगा। डी कक्षक 5 तरह के होते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर अगर यहाँ पर हम बात करें तो संक्रमण धातु संकुलों में लिगेंड को बिंदु आवेश माना गया है, अगर लिगेंड ऋणायन है तो उसको बिंदु ऋणावेश माना गया है, और अगर लिगेंड उदासीन है तो उसको आणविक द्विध्रुव माना गया है, ठीक। ओके, इन ऋणावेशों के विद्युत क्षेत्र में धातु परमाणु के 5 डी कक्षक अधिक समय तक अपनी समान ऊर्जा नहीं रख पाते हैं, तो वो दो प्रकार के समूहों में विभाजित हो जाते हैं, एक T2G और एक EG। ओके, अब इन डी कक्षकों के बीच में विपाटन, जो विपाटन है वो कितना कम होगा या ज्यादा होगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? धातु परमाणु का आवेश क्या है, लिगेंडों की संख्या कितनी है, है ना। धातु परमाणु के आवेश क्या है, लिगेंडों की संख्या क्या है, समन्वय संख्या कितनी है, ठीक। लिगेंड की प्रकृति कैसी है, प्रबल है कि दुर्बल है, ठीक है। लिगेंडों की संख्या कितनी है, 4 है कि 6 लिगेंड है, केंद्रीय धातु आयन पर आवेश क्या है उस पर डिपेंड करेगा। और अगर आपने ये सारी चीजें ढंग से पढ़ ली तो फिर इन डी कक्षकों के विपाटन के प्रसार के द्वारा हम उनके चुंबकीय गुण और स्पेक्ट्रोस्कोपिक गुणों का निर्धारण कर सकते हैं। ये इतनी कहानी मैंने आपको बताई थी। फिर मैंने आपको क्या बताया था? फिर मैंने आपको क्या बताया था कि अष्टफल के संकुलन में विपाटन कैसे होता है कि पहले ऊर्जा इतनी रहती है, ठीक है, फिर यहाँ पे लिगेंड जैसे आते हैं इनकी ऊर्जा बढ़ जाती है, और फिर यहाँ पर ये डी कक्षक ना दो भागों में विभाजित हो जाते हैं, 3 सेट नीचे 2 सेट ऊपर, ऐसे हमने इसको देखा था। क्या मेरी बात क्लियर है? और फिर मैंने आपको ये बताया था कि इन दोनों के मध्य का ऊर्जा अंतराल क्या कहलाता है? डेल्टा ओ कहलाता है, डेल्टा ओ कहलाता है। यस और नो? ये कहलाते हैं आपके T2G कक्षक और ये कहलाते हैं आपके EG कक्षक। ओके, और ये बीच वाली लाइन आपकी बेरी सेंटर कहलाती है, बेरी सेंटर कहलाती है। तो अष्टफल के संकुलों के अंदर मैंने आपको क्या बताया था बेटा कि यार यहाँ से जो जिनकी ऊर्जा औसत ऊर्जा स्तर से ज्यादा है वो ऊर्जा ग्रहण करके जाएंगे ऊपर, और जिनकी ऊर्जा औसत ऊर्जा स्तर से कम है वो त्यागेंगे, इसलिए माइनस। टोटल कितने कक्षक है? 5 में से 3 कक्षक नीचे आए तो इन 2 के बराबर ऊर्जा त्यागेंगे, तो माइनस का 2/5। तो बोले तो यहाँ पर फॉर्मूला बनता है -0.4 और यहाँ पे आता है प्लस का 0.6, ये आता है। बाकी चीजें आपको पता है। अष्टफल के संकुलों में से होता है क्योंकि इसमें जो लिगेंड होता है बेटा ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे इस अलग अलग डायरेक्शन से आता है। एक लिगेंड अगर +x अक्ष से आएगा दूसरा माइनस अक्ष से आएगा, एक +y अक्ष से आएगा दूसरा माइनस y अक्ष से आएगा, एक z अक्ष से आएगा तो एक माइनस z अक्ष से आएगा। इस तरीके से अष्टफल के संकुलों में लिगेंड आते हैं। तो हमें पता है कि 5 डी में से ये 2 डी कक्षक dx2 dy2 और dz2 ये इन अक्षों पर उपस्थित होते हैं, तो ये ज्यादा प्रतिकर्षित हुए इसलिए इनकी ऊर्जा बढ़ गई। जबकि 3 डी कक्षक dxy dyz dzx वो बिटवीन दी एक्सिस होते हैं। इनकी लूप्स कैसे होती है? अक्षों के बीच में एक लूप इधर एक लूप इधर एक लूप इधर एक लूप इधर, इस तरीके की लूप होती है। तो अक्षों के बीच में होती है, अक्षों के बीच में होती है, वहां से लिगेंड आ ही नहीं रहा है तो वहां पे प्रतिकर्षण कम होगा। क्या मेरी बात समझ में आई? देखो ये अगर ये xy तल है, ये लो ऐसे कुछ लिगेंड्स जिनके लूप्स अलग अलग प्लेन में, अगर लिगेंड इनके बीच में आता तो फिर ये प्रतिकर्षित होते हैं। अक्षों के सामने सारा इसलिए प्रतिकर्षित ही नहीं होंगे, ठीक है मामला। ओके, तो ये हमने देखा अष्टफल के संकुलों में। अगर मैं यही कहानी चतुष्फल के संकुलों के लिए बताऊं बेटा, तो चतुष्फल के संकुलों में बेटा यहाँ पे क्या होता है कि ये जो 4 लिगेंड है ये घन के एकांतर कोनों पर उपस्थित होते हैं, और वो एकांतर कोने कहां होते हैं बेटा? अक्षों के मध्य उपस्थित होते हैं। मतलब ऐसा हम बोल सकते हैं कि लिगेंड चतुष्फल के संकुलों में अक्षों के बीच में से आएंगे। चतुष्फल के संकुलों के लिए समन्वय संख्या 4, अष्टफल के लिए समन्वय संख्या 6। यहाँ पे 4 लिगेंड आक्रमण करते हैं, यहाँ 6, तो यहाँ विपाटन ज्यादा होगा, यहाँ भी विपाटन कंपैरेटिवली कम होता है। और अक्षों के बीच में कौन से कक्षक होते हैं? ये वाले dxy dyz dzx, तो इनमें प्रतिकर्षण ज्यादा होगा, ये ऊपर चले जाएंगे वो नीचे आ जाएंगे, तो ये T2 ऊपर चला जाएगा, E नीचे आ जाएगा। चतुष्फल के में G नहीं लगाते, ठीक। ये बातें हमने देखी।
इतनी बातें क्लियर कर ली, पूरी पिक्चर एकदम समझ में आई होगी आई होप आप सब लोगों को। अब चतुष्फलकीय संकुलों में भी विपाटन देख लिया, अष्टफलकीय संकुलों में विपाटन देख लिया। अब हमें पढ़ना है क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा या क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा, जो मैंने साइड में लिखा है ना डेल्टा ओ, इसको अपन CFSE से भी इंडिकेट किया था, याद दो। अब ये CFSE क्या है, इसके बारे में क्या क्या चीजें हमें जाननी है। बहुत बढ़िया लेक्चर होने वाला है आज का, अच्छे से देखना बेटा, ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, फायदेमंद होने वाला है। ओके, तो चलिए पढ़ाई करते हैं, बढ़िया सारी बातें क्लियर करते हैं। हाँ जी, तो अष्टफलकीय संकुलों के अंदर विपाटन देख लिया था हमने, चतुष्फलकीय संकुलों के अंदर हमने विपाटन देख लिया था। अब उसके बाद अगली कहानी, ठीक है, अब हम बात करेंगे क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। ठीक, अब हेडिंग डाल लीजिए बेटा क्रिस्टल, अच्छा ये तो अब रहने दो, ये तो कंप्लीट हो गया। अब हेडिंग डालो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा की गणना, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, विपाटन ऊर्जा, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बेटा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, या इसको एक और नाम समझा जाता है क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा, क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा, स्थायीकरण ऊर्जा, क्या बोलते हैं इसको, क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाइजेशन एनर्जी, क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाइजेशन एनर्जी, तो CFSE, ठीक है। तो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा बोलो या क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा बोलो, बात एक ही, शॉर्ट में क्या बोलते हैं बेटा दोनों को, CFSE बोलते हैं। तो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा क्या होती है एक्चुअल में, तो यहां पे मैंने आपको भी बताया था कि यार जो डी कक्षक थे उनका विपाटन हो गया था इस तरीके से अष्टफलकीय संकुलों में। संकुल, अब अष्टफलकीय संकुल कब बनते हैं, जब समन्वय संख्या कितनी होती है, 6। T2G कक्षक एवं EG कक्षक के मध्य का ऊर्जा अंतराल ही क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कहलाता है, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कहलाता है, विपाटन ऊर्जा कहलाता है, ऊर्जा कहलाता है। ये बात एकदम क्लियर हो गई। ओके, अब हम अष्टफलकीय संकुलों के लिए, चतुष्फलकीय संकुलों के लिए कैसे गणना करते हैं, आइए दोनों के फॉर्मूले देखते हैं। एकदम मक्खन है, एकदम सब समझ में आएगा, एकदम सब बढ़िया से प्यार से समझ में आएगा, ठीक है। अभी थोड़ी देर के लिए मैं आपकी कमेंट हाइड रखूंगा, ठीक है। हाँ जी, ये लिख लिया, T2G और EG के मध्य का जो ऊर्जा अंतराल है बेटा वही कहलाता है आपका CFSE। अब CFSE की गणना, हाँ जी, सबसे पहले हम बात करेंगे अष्टफलकीय संकुलों के लिए, अष्टफलकीय संकुलों के लिए CFSE की गणना। देखो ध्यान से, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला था, इतना लंबा इसका नाम, इतना तो बड़ा फॉर्मूला है नहीं इसका। हाँ जी, देखो ध्यान से कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। अच्छा यहीं पे बताता हूं, ये औसत एनर्जी थी कक्षकों की, 3 कक्षक नीचे आए, 1 2 3, 2 कक्षक ऊपर गए, ये बीच में इनका बेरी सेंटर था। तो T2G कक्षकों, एक T2G कक्षक, देखो अगर देखो यहां पे मैंने आपको क्या बताया था, यहां पे मैंने आपको ये बताया था ना कि यार जब कोई इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आएगा, इससे नीचे ये कक्षक इस एनर्जी लेवल पे था, फिर ये नीचे आ गए थे, तो यहां पर होता था -2/5, एक कक्षक इतनी एनर्जी रिलीज करके नीचे आ जाएगा, इस कक्षक की ऊर्जा घट जाएगी। या मैं ऐसे बोलूं कि यार इलेक्ट्रॉन जब नीचे आएगा तो इतनी ऊर्जा त्यागेगा, तो अर्थात -0.4 एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा त्यागेगा। अब ऐसे ही सपोज करो, मान लो इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यहां से औसत ऊर्जा से जितना नीचे आ रहे हैं वो सब ऊर्जा त्यागेंगे। देखो मान केंद्रीय परमाणु के अंदर डी कक्षक है, जैसे लिगेंड उसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, उनकी एनर्जी बढ़ेगी, मतलब उसमें जो इलेक्ट्रॉन है उनकी एनर्जी बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी कक्षकों की एनर्जी से संबंधित होती है, हाँ या ना, तो मतलब कक्षकों की एनर्जी बढ़ रही है। अब कक्षकों की एनर्जी एवरेज एनर्जी तक आ चुकी है। अब जैसे लिगेंड ज्यादा क्लोज आएगा वो दो भागों में विभाजित हो जाएगा, ऊपर EG नीचे T2G। तो T2G कक्षक पहले इस लेवल पर, ये कक्षक इस लेवल पर थे, ये कक्षक नीचे आए, एक कक्षक जब नीचे आ रहा है तो इतनी एनर्जी रिलीज कर रहा है। कुल मिलाकर आप अपन ये बोलते हैं सर कक्षकों की एनर्जी, हम तो इलेक्ट्रॉनों की बात करते हैं ना, तो बेटा जो कक्षकों की एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी है एक टाइप की। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां से नीचे आ रहा है, इस कक्षक में आ रहा है, तो इतनी एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। तो सर T2G में टोटल जितने भी इलेक्ट्रॉन है उसको इनसे गुणा कर देंगे, यहां से एनर्जी निकल जाएगी। प्लस अब ऊपर इलेक्ट्रॉन जब जाता है तो ऊर्जा ग्रहण करता है, एक इलेक्ट्रॉन प्लस 0.6 ऊर्जा ग्रहण करता है, तब ऊपर जाता है, इनटू जितने भी EG में इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पे जरा देखो ध्यान से, सिंपल सा फॉर्मूला है CFSE का। हाँ जी, कुल CFSE अगर हमें ज्ञात करनी है, कुल CFSE नेट CFSE की गणना करनी है, तो -0.4 इंटू N T2G, क्या बोला मैंने, -0.4 इंटू N T2G प्लस 0.6 इंटू N EG डेल्टा O, एक साथ लेवल पीछे, ठीक है मामला क्लियर हो गया। प्लस N P, ये NP क्या है एक बार लिख लो, पहले लिख लो फिर मैं बताता हूं, पहले लिख लो फिर मैं बताता हूं, इसलिए मैंने बोला कि मैं कमेंट नहीं हटाऊंगा, वरना पूछोगे सर ये क्या है, ये क्या है, सब बताऊंगा। हाँ जी, बहुत सिंपल है, और एक बार सीख गए ना सब आसानी से कर लो। ये फॉर्मूला देखो, T2G में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उनको 0.4 से गुणा कर दो, -0.4 से गुणा कर दो, प्लस EG में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उनको 0.6 से गुणा कर दो, ठीक है, डेल्टा O प्लस N क्या है वो मैं बताऊंगा, वो N और ये N अलग अलग है, P क्या है वो भी मैं बताऊंगा। तो जरा देखो ध्यान से यहां पर, जहां सबसे पहले N T2G, ये क्या है T2G कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, T2G कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और N EG कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। N इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या, क्या ये इलेक्ट्रॉन के जोड़ों की संख्या, इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या,
सर समझ में नहीं आ रहा, अभी तो कुछ लिखा है नहीं, फॉर्मूला है, अभी बताऊंगा कैसे समझना है। इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या, ओके। पी क्या है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको पेयरिंग एनर्जी, पेयरिंग एनर्जी बोले तो युग्मन ऊर्जा। अब समझ में आया, युग्मन, इलेक्ट्रॉनों का युग्म बनाने के लिए दी गई ऊर्जा। ये पेयरिंग एनर्जी क्या होती है, यहां पे लिख लो, इलेक्ट्रॉनों को युग्मित करने के लिए, के लिए आवश्यक ऊर्जा, युग्मन ऊर्जा कहलाती है। हाँ जी, अगर मैं अष्टफलकीय संकुलों के लिए बेटा सीएफएसी की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो एफएसी की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो मुझे ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, -0.4 इंटू नंबर ऑफ T2G इलेक्ट्रॉन प्लस 0.6 इंटू नंबर ऑफ EG इलेक्ट्रॉन, डेल्टा O, ठीक है, प्लस NP, N क्या है, इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या, P क्या है, पेयरिंग एनर्जी, युग्मन ऊर्जा। युग्मन ऊर्जा क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों को युग्मित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा। सारी बातें बताऊंगा कब, जब अपन इनके इनसे रिलेटेड कुछ कंपाउंड देखेंगे, तब हमें समझ में आएगा, अभी समझ में नहीं आएगा आपको। क्लियर हो गया, ये तो था अष्टफलकीय संकुलों के लिए। अब चतुष्फलकीय संकुलों के लिए भी देख लेते हैं एक साथ। हाँ जी, बी, फिर इनके उदाहरण कराऊंगा। बी, चतुष्फलकीय संकुलों के लिए, बी चतुष्फलकीय संकुलों के लिए, चतुष्फलकीय संकुलों के लिए CFSE की गणना। हाँ जी, अगर मैं इनके लिए कुल CFSE ज्ञात करना चाहूं, हाँ जी, तो इनमें विपाटन कैसे होता था, सर दो नीचे आ जाते थे, तीन ऊपर चले जाते थे। इन कक्षकों को क्या बोलते थे, ई कक्षक और ये T2 कक्षक। सर दो नीचे आ रहे ना, तो माइनस का 0.6 होता था, आपका 0.4 होता था। तो जब एक इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा तो इतनी ऊर्जा त्यागेगा, तो जितने इलेक्ट्रॉन है उसको इससे गुणा कर देंगे, और एक इलेक्ट्रॉन जब ऊपर जाएगा तो इतनी ऊर्जा एब्जॉर्ब करेगा, तो जितने इलेक्ट्रॉन ऊपर गए उनको इतने से गुणा कर देंगे। तो देखो ध्यान से, इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, -0.6 इंटू N E, ठीक है, प्लस 0.4 इंटू N T2, ठीक, डेल्टा O की जगह डेल्टा T, T4 टेट्राइडल पिछली क्लास में बताया था, प्लस N गुणा P। हाँ जी, ये है हमारे पास कुल CFSE ज्ञात करने का फॉर्मूला, ये है हमारे पास कुल CFSE ज्ञात करने का फॉर्मूला, एकदम मक्खन है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर जहां सारी बातें ये भी लिखवा लेता हूं मैं, जहां अगर मैं बात करूं NE क्या है, ई कक्षक में, ई कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एक बार ये फॉर्मूला लिख लो बेटा, की संख्या, ठीक है मामला। और N T2 कक्षकों में, T2 कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और लास्ट वाला जो N है वो है इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या, कितने जोड़े हैं इलेक्ट्रॉन के, इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या। और P4 पेयरिंग एनर्जी, युग्मन ऊर्जा, युग्मन ऊर्जा, युग्मन ऊर्जा, युग्मन ऊर्जा, युग्मन ऊर्जा। ये फॉर्मूले हो गए। ये फॉर्मूला अष्टफलकीय संकुलों के लिए लगाना है, ये फॉर्मूला चतुष्फलकीय संकुलों के लिए लगाना है भाई साहब। ये लिख लो। अब देखो इनके उदाहरण, ताकि ये चीज एकदम आपको क्लियर हो जाए। फॉर्मूले में पता होना चाहिए क्या 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 है। देख लो, N T2G कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, उसको -0.4 से गुणा कर दो। NEG कक्षकों में जितने भी इलेक्ट्रॉन, इसको 0.6 से गुणा कर दो, उसको सोल्व करो, इनटू में डेल्टा O, प्लस NP, N क्या है, इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या, P क्या है, पेयरिंग एनर्जी, सब बताऊंगा, ठीक। और यहाँ पे ये दूसरा फॉर्मूला T2 और E कक्षक, ठीक है। तो E कक्षकों में जितने इलेक्ट्रॉन -0.4 से गुणा कर दो, फिर प्लस 0.4 इंटू T2 कक्षकों में इलेक्ट्रॉन, डेल्टा T प्लस NP, सारी चीजें सेम है। ये हो गई सारी बात, ये हो गई सारी बात, ये हो गई सारी बात। अब हम देखेंगे यहाँ पर अगली कुछ बातें, ठीक है। अब इतना फॉर्मूला लिख लिया। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो ध्यान से कुछ की पॉइंट। अब हेडिंग डाल लो की पॉइंट, अभी क्वेश्चन करेंगे बेटा, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें मेरे को लिखवा लेता हूँ। की पॉइंट्स, ठीक है। पहला की पॉइंट देखो ध्यान से, हम बीबीटी याद करो बेटा। बीबीटी में मैंने आपको बताया था कि प्रबल क्षेत्र लिगेंड होता है तो अंतः कक्षक संकुल बनता है या निम्न चक्रण संकुल बनता है, और दुर्बल लिगेंड होता है तो उच्च चक्रण संकुल बनता है ना, उच्च चक्रण संकुल बनता है। यहां पे एकदम क्लियर हो जाएगा। की पॉइंट, CFT के आधार पर अष्टफलकीय संकुलों में यदि प्रबल लिगेंड उपस्थित हो तो निम्न चक्रण संकुल बनते हैं एवं दुर्बल क्षेत्र लिगेंड उपस्थित हो तो उच्च चक्रण संकुल बनते हैं, ठीक है। CFT क्या बोलती है कि अगर अष्टफलकीय संकुलों में लिगेंड कैसा है, प्रबल है, तो निम्न चक्रण संकुल बनेगा, इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाएगा ऊपर जाने के बजाय। और अगर दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है तो दुर्बल क्षेत्र लिगेंड में विपाटन इतना ज्यादा नहीं होता, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से 3 नीचे बढ़ गए, 1 2 3 चौथा ऊपर चला जाएगा नीचे जाने के बजाय। समझ में आई? अगर लिगेंड दुर्बल है, अगर लिगेंड कैसा है, दुर्बल है, मैं भी उदाहरण देकर समझाऊंगा आपको। अगर लिगेंड कैसा है, दुर्बल है, तो पहला इलेक्ट्रॉन नीचे, दूसरा नीचे, तीसरा नीचे, चौथा ऊपर चला जाएगा। प्रबल है तो चौथा भी नीचे चला जाएगा। तो नीचे इलेक्ट्रॉन ज्यादा जाएंगे प्रबल में, इसलिए वो निम्न चक्रण, और दुर्बल है तो ऊपर। उदाहरण से बताता हूं, जैसे कि अगर मान लो D4 विन्यास है, D4 विन्यास के लिए, ठीक है, यदि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो तो, अगर D4 विन्यास है बेटा, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, प्रबल क्षेत्र लिगेंड है, तो क्या करना पड़ेगा। मेरे पास D में कितने इलेक्ट्रॉन है, D में 4 इलेक्ट्रॉन। अब मुझे पता है D कक्षक विपाटित हो जाते हैं 2 भाग में, 3 कक्षक नीचे अष्टफलकीय संकुलों के लिए, D4 विन्यास के लिए अष्टफलकीय संकुल, यहां पे लिख लो समन्वय संख्या 6।
तो अष्टफल के संकुल है जिसमें धातु परमाणु का D4 विन्यास है और लिगेंड उसमें क्या है, प्रबल है। तो D4 विन्यास है, D4 विन्यास है। तो अष्टफल के संकुलों में 3 कक्षक नीचे रहते हैं, 1 2 3, 2 कक्षक ऊपर चले जाते हैं। यह है T2G कक्षक और यह है EG कक्षक। समझना मेरी बात को बेटा। मेरे पास क्या है, D4 विन्यास। पहला देखो, इनमें इलेक्ट्रॉन भरने, पहला इलेक्ट्रॉन नीचे जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी नीचे जाएगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन भी नीचे गया, कुंडली का नियम लग गया। लेकिन चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर जाना चाहिए था। भाई 4 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन तो नीचे, अब चौथा ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा वो डिसाइड करेगा लिगेंड। प्रबल है तो नीचे रखवा देगा, युग्मन करवा देगा। तो D4 विन्यास समझ में आया। अगर हम यहाँ पर विभिट लगाते, अरे अगर D4 विन्यास से लिगेंड प्रबल है, तुम चारों का जोड़ा बना देते। देखो कितनी गलती हो जाती है। 4 लिगेंड है, सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन अगर प्रबल लिगेंड तो जोड़े बन जाएंगे 2। तो युग्मित इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, 0, जबकि यहाँ देखो युग्मित इलेक्ट्रॉन कितने, 2। तो कहीं ना कहीं चुंबकीय गुणों की ज्यादा अच्छे से व्याख्या करता है CFT, ना कि VBT। D4 विन्यास है, D4 विन्यास को T2G और EG में ब्रेक कर दो। फिर देखो लिगेंड कौन सा है, लिगेंड प्रबल है, पहला नीचे, दूसरा नीचे, तीसरा नीचे, 3 तक तो कोई दिक्कत नहीं है, दुर्बल हो या प्रबल हो। इसलिए याद करो, जब मैंने आपको नोट लिखाया था बेटा, कल पिछली क्लास में नोट लिखाया था, यदि केंद्रीय परमाणु के पास D कक्षक में 3 या 3 से कम इलेक्ट्रॉन है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, युग्मन नहीं होगा। पहला इलेक्ट्रॉन भी नीचे, दूसरा भी नीचे, तीसरा भी नीचे, चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, वो लिगेंड देखना पड़ेगा। प्रबल है तो नीचे रहेगा, दुर्बल होता तो ऊपर चला जाता। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, T2G के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, EG के अंदर खाली है, T2G 4, EG 3, EG 0। ये समझ में आया, ये समझ में आया क्या, अरे ये समझ में आया क्या, ये समझ में आया क्या। तो अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो D4 विन्यास इस तरीके से होगा, T2G में 4 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, EG में जाएंगे 0। ठीक, ओके। अब देखो ध्यान से, इसमें दुर्बल हो तो, यदि वीक फील्ड लिगेंड हो तो यही D4 विन्यास बेटा, वीक फील्ड लिगेंड हो तो यही D4 विन्यास बेटा। 3 कक्षक नीचे, 2 ऊपर, नीचे T2G है, ऊपर EG है। तो पहला इलेक्ट्रॉन नीचे, दूसरा नीचे, तीसरा नीचे, चौथा ऊपर चला जाएगा। ये मैंने आपको यहाँ पे बताया। तो इसमें क्या विन्यास आ जाएगा, साइड में लिखता हूँ, T2G 3, EG 2, EG 1। समझ में आया, ये विन्यास रहेगा। T2G में 3 इलेक्ट्रॉन, EG में 1। तो इलेक्ट्रॉन ऊपर गया, उच्च चक्रण संकुल बन गया। क्या मेरी बात समझ में आई, क्या मेरी बात समझ में आई, क्या मेरी बात समझ में आई। इस तरीके से एक बार आप देखो ध्यान, थोड़ी सी देर में आपके कमेंट जरूर देखना चाहूंगा। हाँ जी देखो बेटा, किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई डाउट है, देखो ध्यान से। अरे मेरे पास D में 4 इलेक्ट्रॉन है, D के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है, अष्टफल के संकुल है, तो 3 कक्षक तो नीचे रहेंगे T2G, 2 कक्षक ऊपर रहेंगे। अगर लिगेंड प्रबल है बेटा, तो प्रबल इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन नीचे रुक जाएगा। प्रबल क्षेत्र के केस में विपाटन ज्यादा होगा, पहला इलेक्ट्रॉन नीचे, दूसरा नीचे, तीसरा नीचे। अब चौथा इलेक्ट्रॉन देख रहा है कि मैं ऊपर जाऊं, तो मेरे को इतनी ऊर्जा चाहिए, भाई मेरे को यहां से वहां छलांग मार ली, तो मेरे को इतनी ऊर्जा चाहिए। अब उतनी ऊर्जा होगी नहीं, ऐसा करता हूं ना, मैं यहां से वहां जाऊं, बहुत ज्यादा ऊर्जा चाहिए, ये लेता हूं यार। जैसे अगर मान लो आपका दोस्त आपके घर पे आया, या मार्केट चल रहा है, क्या कहाँ चलना है, आप बोलोगे अरे 2 गली छोड़ के चलना, चल 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 मैं चलो। और मान लो आपका दोस्त बोले मार्केट चल रहा है, कहाँ चलना है, अरे वो दूसरे से चलना, अरे यार मेरे तो काम है यार, घर पे तो कोई नहीं है यार, हाँ ना, तू जा ऐसा कर। वही वाला सीन। अगर विपाटन बहुत ज्यादा है, अगर विपाटन बहुत ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाने के बजाय अरे मैं यहीं बैठ जाता हूं, युग्मित हो जाता हूं। और अगर विपाटन कम है, ले चल ले यार क्या दिक्कत है यार, अब यहाँ पे दुर्बल है, दुर्बल विपाटन कम होगा, पहला इलेक्ट्रॉन नीचे, दूसरा नीचे, तीसरा नीचे, अब चौथा ऊपर जाऊं, चलना यार, ये 2 गली छोड़ के दुकान है, अपन चलते बैठते यार दोस्तों के साथ चाय पीने चलते, कोई दिक्कत नहीं। दूर है, 17 बहाना बनाएगा, नहीं यार मम्मी मना करेगी यार, पापा मना करेंगे, देख लेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो चौथा इलेक्ट्रॉन आराम से ऊपर चला जाए, क्यों, क्योंकि लिगेंड दुर्बल है। हाँ ना बोलो, अब तो समझ में आया होगा, अब तो समझ में आया होगा, अब तो समझ में आया होगा। क्लियर है क्या मामला। ये 7 क्यों लिखा है, कौन सा 7 लिखा है, ये D 7 नहीं लिखा है, अरे 7 नहीं है, इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन इन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन है, 7 नहीं है, ठीक है मामला। ओके, तो इस तरीके से आप ये देखोगे। तो अब सर ये ऐसा क्यों हो रहा है यार, दुर्बल क्षेत्र में नीचे से ऊपर, यहां पर यह है विपाटन डेल्टा O, प्रबल क्षेत्र में क्या होगा, विपाटन ज्यादा होगा, अर्थात डेल्टा O का मान ज्यादा होगा। यहां से वहां चलो, ऐसा करते ना यार, यहीं चलते ना, वहां नहीं चलते, बहुत दूर पड़ेगा यार। तो वहां पर डेल्टा O का मान ज्यादा होगा बेटा, किससे, P से। P मतलब पेयरिंग एनर्जी, युग्मन ऊर्जा, P मतलब पेयरिंग एनर्जी, युग्मन ऊर्जा। डेल्टा O का मान बहुत ज्यादा है, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन बहुत ज्यादा है, ऐसा करता हूं मैं, युग्मित होकर नीचे जाता हूं, युग्मन ऊर्जा कम लगेगी, चलो चलो ये ठीक है, हाँ ना। और यहां पर विपाटन कम है, ये डेल्टा O, यहां पर डेल्टा O विपाटन कम है पेयरिंग ऊर्जा से, कि यार मेरे को युग्मन करने में ज्यादा ऊर्जा लग रही है, इससे बढ़िया तो ऊपर चला जाता हूं, आराम से अकेला रहता हूं, क्या दिक्कत है, हाँ ना। तो ऊपर चला जाएगा। WFL, अरे दुर्बल क्षेत्र लिगेंड, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड, समझ में आया क्या, समझ में आया क्या रसगुल्लो। प्रबल क्षेत्र लिगेंड समझ में आ गया। तो आपको यह पता चल गया कि अगर लिगेंड प्रबल है तो निम्न चक्रण संकुल बनेगा। तो यहां पे चौथा इलेक्ट्रॉन नीचे आ गया, चौथा इलेक्ट्रॉन नीचे आ गया, तो यहां पर कौन सा संकुल बना, निम्न चक्रण संकुल नीचे आ गया। अब यहां पर चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया, ऊपर उच्च चक्रण संकुल। क्या मेरी बात क्लियर है, क्या मेरी बात क्लियर है। अरे हाँ अभी करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन पहले मेरी बात क्लियर करो, पहले मेरी बात क्लियर करो, समझ में आई कि नहीं आई, पहले मेरी बात क्लियर करो, पहले मेरी बात क्लियर करो, समझ में आई कि नहीं आई, बोलो। अभी जितना मैंने बताया उतना समझ में आया बेटा, अभी जितना मैंने बताया उतना समझ में आया, क्लियर है क्या मामला, ओके क्लियर है मामला, ओके। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर चतुष्फल के क्षेत्र में विभाजन कर लेंगे। ये क्वेश्चन करो, हाँ जी ये क्वेश्चन कर लो, फिर आगे का बात देखिए। सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखो क्या बोलता है, Na4FeCN होल 6, समझ में आया। क्वेश्चन देखो क्या बोलता है, Na4FeCN होल 6, समझ में आया, तथा Na4FeF6 के निर्माण को समझाइए। ठीक है, हम वीबीटी में समझा चुके हैं इसको। प्रदर्शित कीजिए कौन सा संकुल उच्च चक्रण संकुल है, कौन सा निम्न चक्रण संकुल है, प्रत्येक के लिए क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा की गणना करो। हाँ जी ध्यान से देखो, ध्यान से। लागू हो सकती है अब्दुल्ला जी, क्यों लागू नहीं हो सकती है, ठीक है, लेकिन वो D10 ऑलरेडी भरा रहेगा, तो वहां पे वीबीटी से कर CFT से कर सेम आंसर आएगा। हाँ जी देखो ध्यान से, Na4FeCN होल 6, Na4FeF6 के निर्माण को समझाइए। हम ऑलरेडी वीबीटी में उसको समझा चुके हैं, तो यहाँ पे उसको नहीं करना। आप इनके लिए CFSE की गणना करो, इनके लिए CFSE की गणना करो और फिर इनके लिए सोल्व करो। देखो ध्यान से, अरे सब समझाऊंगा, सबर करने पहले उदाहरण कर मेरे साथ। हाँ जी दो पार्टीशन कर लो, दो पार्टीशन कर लो। तो सबसे पहले कंपाउंड है
4 Na4 FeF6 Na4 FeCN होल 6, ये संकुल है। और अगला है Na4 FeF6। मुझे बताओ आयरन पर आवेश कितना है। यहाँ पे जब आप आयरन पर आवेश निकालेंगे बेटा, Fe पर आवेश कितना आएगा, Fe पर आवेश आएगा प्लस का 2, वेरी गुड 2। यहाँ पे आयरन पर आवेश कितना आएगा, Fe पर आवेश आएगा प्लस का 2, प्लस का 2, वेरी गुड। अब प्लस का 2 है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बनेगा इस हिसाब से, आर्गन। सर 3d6 4s 2 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, ये बन जाएगा। तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन, कितने 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे जरा देखो ध्यान से, आर्गन 3d6 4s 0, तो डी में भी 6 इलेक्ट्रॉन, डी में भी 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ भी डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। यहाँ भी डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। क्या अष्टफल के संकुल होगा, समन्वय संख्या कितनी है, 6। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6। कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे भी कितना है बेटा, 6। हाँ जी ठीक है। D6 एवं साइनाइड प्रबल लिगेंड है, D6 एवं फ्लोराइड दुर्बल लिगेंड है। तो यहां पे जरा देखो ध्यान से, D6 का जो किस तरीके से यहां पर 3 कक्षक नीचे 2 कक्षक ऊपर, T2G और EG। यहां पे D कक्षक 3 कक्षक नीचे 2 ऊपर, T2G और EG। अगर हम देखें तो जरा देखो ध्यान से, क्या प्रबल लिगेंड है, पहला इलेक्ट्रॉन नीचे, दूसरा नीचे, तीसरा नीचे, चौथा ऊपर जाएगा कि नीचे, प्रबल है, राइट, नीचे बैठ जा, पांचवा भी नीचे, छठा भी नीचे। T2G में 6 इलेक्ट्रॉन, EG में 0, वेरी गुड। अब यहाँ पे अब देखो, मैं इसको डायरेक्ट भी लिख सकता, लेकिन मैं यहाँ पे तुम्हें बता सकूंगा कितने युग्म बनेंगे, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये जोड़ा, ठीक है। अब इधर देखो, डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। क्या लिगेंड दुर्बल है, थोड़ा सा भी पढ़ना होगा, एक इलेक्ट्रॉन नीचे, दूसरा नीचे, तीसरा नीचे, चौथा ऊपर, पांचवा ऊपर, छठा अब जोड़ा बनेगा, छठा नीचे, छठा नीचे। तो यहां पर क्या बन रहा है, यहां पर बन रहा है रसगुल्लो, T2G के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है, EG के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन है। यहां पर T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहां पे T2G में 4 इलेक्ट्रॉन है, EG में 2 इलेक्ट्रॉन है। क्या मेरी बात समझ में, इतना समझ में आ गया सबको, अरे इतना समझ में आ गया सबको, बोलते क्यों नहीं हो नालायको, बोलो ना यार। कितने जोड़े, n का मान 3 इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या, यहां पर n का मान 1 इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या, n क्या है, इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या, n 3 जोड़े, यहां पर 1 जोड़ा। अब CFSE वाला फॉर्मूला लगा दो, कर सकते इतना, हाँ वेरी गुड, कर लिया मामला, कोई दिक्कत, ओके। तो अब CFSE, हाँ जी, नीचे क्या करेंगे, -0 -0.4 इंटू फॉर्मूला क्या था, n T2G प्लस 0.6 इंटू n EG प्लस डेल्टा O प्लस में NP, ये फॉर्मूला था। तो CFSE डायरेक्ट लिख दूं क्या मैं, हाँ जी, -0.4, T2G में कितने इलेक्ट्रॉन 6, 0.6 EG में कितने इलेक्ट्रॉन 0, ठीक है, ओके, डेल्टा O प्लस n का मान कितना, कितने जोड़े, 3 जोड़े, तो 3p बस ऐसे लिख दो, 3p बस ऐसे लिख दो। तो सोल्व करो, ये हो जाएगा -2.4 -2.4, ये तो 0 हो गया, 6 चौक 24, दशमलव है तो 4.2, डेल्टा O प्लस 3p, ये आ गया CFSE की गणना, ये आ गई, इसकी CFSE इतनी आ गई। समझ में आया। सर लिगेंड बता दो स्ट्रॉन्ग और वीक। बेटा सर पिछली क्लासेस नहीं देखती हो, पिछली क्लासेस नहीं देखती हो तो बेटा उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, अदरवाइज देखो। हाँ जी CFSE डायरेक्ट फॉर्मूला में वैल्यू रख दो बेटा, T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, EG में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, EG में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। अरे बालकों, पहले इलेक्ट्रॉन सिंह हुंड का नियम क्या बोलता है नालायकों, सबसे पहले हर एक कक्षक नहीं देखती हो तो बेटा उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, अदरवाइज देखो। हाँ जी CFSE डायरेक्ट फॉर्मूला में वैल्यू रख दो बेटा, T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, EG में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, EG में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। अरे बालकों, पहले इलेक्ट्रॉन सिंह हुंड का नियम क्या बोलता है नालायकों, सबसे पहले हर एक कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन भरो, फिर युग्मन होता है ना, एक एक एक, फिर इलेक्ट्रॉन नीचे जाएगा, फिर अगला भी नीचे, फिर अगला भी नीचे, फिर युग्मन होगा। समझ में आया, क्लियर है, ओके। तो यहाँ पे आप जरा देखो ध्यान से, -0.4 इंटू T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन, डायरेक्ट फॉर्मूला में वैल्यू रख रहा हूं, प्लस 0.6 T2G में, EG में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, 12 -0.4 हो जाएगा, ठीक है, डेल्टा O प्लस n का मान कितना, 1, 1p। तो CFSE का वैल्यू कितना आ गया, ठीक है, -0.4, ये हो जाएगा 16, 12 गिर जाएगा तो -0.4 डेल्टा O प्लस 2p प्लस 1p, ये आ गई आपके पास CFSE। हाँ जी ठीक है क्या मामला, ठीक है क्या मामला, ठीक है क्या मामला, समझ में आ गया बेटा, समझ में आ गया। -0.4 आएगा बेटा, -0.4 आएगा। फर्स्ट वाले में -7.2 होगा। प्रियंका जी यार आपको जोड़वा के सिखाऊं मैं, 24 ये तो खत्म हो गया ना, ठीक है। हाँ अरे -0.4 आएगा ना बेटा, 4 चौक 16, माइनस का 16 और ये प्लस का 12, माइनस का 4 लेकिन पॉइंट में तो 0.4, ठीक है, 0.4 मंजित कुमार, ठीक। पी क्या है, पी का मान कुछ नहीं, कुछ में दे रखा हुआ तो रखना, अदरवाइज नहीं छोड़ देना। और दूसरी बात ये है आपके पास कुल CFSE, ये क्या है, कुल CFSE जिसमें अपन युग्मन ऊर्जा भी शामिल करते हैं, जिसमें हम युग्मन ऊर्जा भी शामिल करते हैं, ठीक है, ओके। और सिर्फ CFSE, ओनली CFSE देखनी हो, ओनली CFSE देखनी हो तो फिर इसको हटा दो, पी को हटा दो, 3p हटा दो, ठीक। फिर सिंपल डायरेक्ट -2.4 डेल्टा O इतना, ठीक है। और ओनली CFSE देखनी हो, ठीक है, तो यहाँ पर -0.4 डेल्टा O तो ये होता है, ठीक है। फिर ये युग्मन ऊर्जा हटा देते हैं। अरे क्वेश्चन को क्या रिवाइज करूं, राकेश भाई पढ़ लो, समझ में आया क्या मेरी बात, अरे समझ में आई क्या मेरी बात। अरे गुणा में थोड़ी ना प्लस में बेटा, प्लस 3p है वो अलग से, गुणा थोड़ी ना करना है इनको, ये प्लस में ना, प्लस में प्लस जोड़ बाकी बोर्ड मास पढ़ाएंगे आपको स्कूल वालों ने, कर सकते हैं हम, कर सकते हैं, कर पाएंगे ना हम, ओके। तो अब आगे बढ़ते हैं, अरे बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ जी तो क्या इतनी बातें क्लियर कर ली आपने, क्या इतनी बातें क्लियर कर ली आपने, ओके। तो अब अष्टफल की है, अच्छा क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो बेटा, क्वेश्चन
ठीक है, क्वेश्चन लिखो। अष्टफलकीय संकुलों के लिए, अष्टफलकीय संकुलों में केंद्रीय परमाणु का विन्यास विन्यास बताएं बताएं। अष्टफलकीय संकुलों में केंद्रीय परमाणु का विन्यास बताएं। ठीक है, ओके। पहला डी डी, ठीक है, आपको T2G इजी में ब्रेक करना है इनको। ठीक, D3, अरे D3 में क्या हो गया, D7 निम्न चक्रण संकुल, निम्न चक्र D7 में तो कुछ बताना, D7 में बताओ। ठीक है, D7 और लिगेंड कौन सा है, SFL के लिए। T2G और इजी में ब्रेक करके बताओ। ठीक है, D5 उच्च चक्रण संकुल। ठीक है, D6 उच्च चक्रण संकुल। ठीक है, D4 निम्न चक्रण संकुल। ओके, D9 में तो किसी के लिए बताओ, सेम ही आएगा। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन करो, ABCDEFE। अब जरा देखो ध्यान से, लिगेंड कौन सा बेटा स्ट्रॉन्ग फील्ड है, लिगेंड कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड है, लिगेंड कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड है, लिगेंड कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड है। तो अष्टफलकीय संकुल है तो T2G और EG। 7 इलेक्ट्रॉन है तो T2G में कितने आ सकते हैं, 6। पहले 6 नीचे आएंगे, एक ऊपर जाएगा, 6 और 1 ऐसे। हाँ जी, T2G और EG उच्च चक्रण संकुल है, मतलब इलेक्ट्रॉन ऊपर गए हैं कायदे से, 1 2 3 नीचे, फिर 2 ऊपर। नीचे वाले में 3 आएंगे, 1 2 3 बारी बारी से ऐसे, ये 1 2 3 फिर 2 ऊपर। उच्च चक्रण संकुल बोल रहा है मतलब दुर्बल लिगेंड है। ठीक है, EG2 ये हो गया। अब D6 उच्च चक्रण संकुल है, मतलब T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है और EG में कितने इलेक्ट्रॉन है। ये देखो, अब D6 है कैसा है, उच्च चक्रण संकुल। ये साइड में बना लेना जिसको देखना हो। ठीक है, उच्च चक्रण, पहला नीचे, दूसरा नीचे, तीसरा नीचे, चौथा ऊपर, पांचवा ऊपर, छठा नीचे। तो D4 T2G4 EG2 ये हो जाएगा। ठीक है, और D4 ठीक है, और D4 निम्न चक्रण संकुल है, पहला दूसरा तीसरा चौथा नीचे, निम्न चक्रण संकुल। ठीक है, तो T2G4 EG 0। एकदम समझ गया, एकदम समझ गएगा, एकदम समझ गएगा। अब तुम इनके लिए CFA से निकालो, कुछ भी निकालो, कैसे भी निकाल सकते हो, तुम्हें कैसे भी दिया जाए। देखो ना, T2G में 6 इलेक्ट्रॉन है, फॉर्मूले में रख सकते हो। EG में 1 इलेक्ट्रॉन है, फॉर्मूले में पुट करो, आंसर पाओ, खट 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 सब बनने चाहिए। इसके लिए देखो, अब D9 विन्यास है बेटा, अब D9 विन्यास है ना, अब D9 विन्यास है तो 3 तो नीचे 2 ऊपर, पहला नीचे, दूसरा नीचे, तीसरा नीचे, 9 इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं पांचवा चौथा ऊपर डालूं, पांचवा ऊपर डालूं, छठा नीचे आ जाएगा, सातवां नीचे आ जाएगा, आठवां नीचे आ जाएगा और नवा वापस ऊपर चला जाएगा। हुंड का नियम लगाओ या मत लगाओ भाई। अगर मैं 9 इलेक्ट्रॉन, देखो ध्यान से, अगर मैं 9 इलेक्ट्रॉन ऐसे बढ़ दूं, 1 2 3 4 5 6 7 बात ऊपर गया ना, फिर 8 फिर 9 ऐसे। अब या फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बात तो यही ना। तो स्ट्रॉन्ग हो या दुर्बल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, D9 के लिए, D10 के लिए, इनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है बेटा अब्दुल्ला जी, ओके। तो यहां पर क्या बन जाएगा, ये T2G 6 EG 3। तो T2G में 6 इलेक्ट्रॉन है, EG में 3 इलेक्ट्रॉन है। क्या हम कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, अच्छे से निकाल सकते हैं। D5 होता तो D5 में भी हम सोचते कि T2G, देखो एक विन्यास भी देख लो, D5 उच्च चक्रण। अगर उच्च चक्रण है तो T2G में 3 इलेक्ट्रॉन, फिर EG में 2 इलेक्ट्रॉन। और अगर यही FG D5 कैसा है, निम्न चक्रण है, मतलब 5 के 5 इलेक्ट्रॉन नीचे, निम्न चक्रण संकुल है। तो T2G में 5 इलेक्ट्रॉन, EG में 0 इलेक्ट्रॉन। अष्टफलकीय संकुलों के लिए CFA की गणना कर सकते हो, की गणना कर सकते हो। क्या मेरी बात समझ में? क्लियर है मामला यार? अब तो नहीं दिक्कत, या भी है दिक्कत को बोलो बाद में आए। ठीक है, समझ में आया? अरे D10 में तो कुछ, हाँ जी ये क्लियर हो गया। तो अब आप इतने सारे उदाहरण करवा दिए, अब तो कर सकते हो, अब तो है कॉन्फिडेंस। ओके, अब मेरे को क्या लिखवाना था, कुछ छूट गया था। हाँ, हम लिख रहे थे की पॉइंट, हम लिख रहे थे बेटा की पॉइंट। की पॉइंट्स के अंदर मैंने आपको ये लिखाया था कि अगर अष्टफलकीय संकुल है तो लिगेंड देखना पड़ेगा कि प्रबल है कि दुर्बल है, क्योंकि अष्टफलकीय संकुलों में लिगेंड 6 आते हैं। तो अगर 6 के 6 प्रबल है तो विपाटन ज्यादा हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन नीचे रुक जाएगा, निम्न चक्रण संकुल बन जाएगा। और अगर दुर्बल है तो विपाटन कम होगा, इलेक्ट्रॉन आराम से ऊपर जा सकता है, तो उच्च चक्रण संकुल बन जाएंगे। लेकिन अगर समन्वय संख्या 4 हो, देखने की जरूरत नहीं, हमेशा उच्च चक्रण संकुल बनेंगे। क्यों? क्योंकि 4 लिगेंड कम विपाटन होगा, इलेक्ट्रॉन आराम से चौथा ऊपर जाएगा। समझ में आया? ओके, तो की पॉइंट नंबर 1 हो गया। अब की पॉइंट नंबर 2 लिख दो। ठीक है, की पॉइंट नंबर 2, की पॉइंट 2 समन्वय संख्या 4 वाले संकुल, अच्छा चतुष्फलकीय संकुलों के लिए ऐसा है ना, चतुष्फलकीय संकुलों में सदैव उच्च चक्रण संकुल ही बनते हैं, चाहे लिगेंड कोई भी हो। समझ में आया? अरे लिगेंड चाहे कोई भी हो, समझे? ठीक, ओके। जैसे कि उदाहरण, कोई भी उदाहरण की तरह क्वेश्चन कर लेते हैं। कहाँ गया था क्वेश्चन करवाया था मैंने? ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, यहां पर क्या होता है, ई नीचे रहता है, T2 ऊपर रहता है, याद है ना, ई नीचे रहता है, T2 ऊपर रहता है। ठीक, हाँ जी, क्वेश्चन चतुष्फलकीय संकुलों में केंद्रीय परमाणु का विन्यास होगा,
मैंने आपको क्वेश्चन दे रखे बेटा होमवर्क में, ठीक है, विन्यास होगा। ओके, जैसे कि देखो ध्यान से, पहला कंपाउंड D1 D2 D3 तक तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। D1 विन्यास, D2 विन्यास, D3 D4 D5 D6 D7 D8 GH D9 GH और D10। तो आप आराम से कर सकते हो। इनके तो विन्यास का निर्धारण आप चतुष्फलकीय संकुलों में आपको ये देखना पड़ेगा कि भैया ई पहले आएगा, ई नीचे कम ऊर्जा वाला ई और फिर उच्च ऊर्जा वाला T2 कक्षक। तो 4 इलेक्ट्रॉन है, तो जरा देखो ध्यान से, यहां पर 2 कक्षक नीचे रहते थे भाई, 3 कक्षक ऊपर जाते थे बरखुदार, ठीक है। तो D1 है, अब 1 है तो पहला तो नीचे रहेगा ना, तो E1 T2 0, समझ में आ गया। अब इसमें तो सीक्वेंस ही चलना पड़ेगा, इतना ज्यादा अंतर आता नहीं है। E2 T2 0, दूसरा इलेक्ट्रॉन नीचे चला जाएगा। E D3 E, यहां देखो 3 इलेक्ट्रॉन है, E और T2 में इलेक्ट्रॉन भरने हैं, है ना, E और T2 में इलेक्ट्रॉन भरने, E निम्न वाला कक्षक, ये नीचे वाला कक्षक E, ये ऊपर वाला T2, 3 इलेक्ट्रॉन है, पहला नीचे दूसरा नीचे, ऊर्जा अंतराल बहुत कम होता है, हमेशा उच्च चक्रण संकुल बनते हैं, तीसरा इलेक्ट्रॉन ऊपर ही जाएगा। तो E2 T2 1 E2 T2 1 E2 T2 1, समझ में आया। अब D4 है तो अगला यहां चला जाएगा, फिर 5वां होता तो अगला यहां चला जाता, समझ में आया। तो यहां पर अगला क्या बन जाएगा, E और T2 में इलेक्ट्रॉन भरना है, E2 T2 2, यहां पर E2 T2 3 E, अब E और T2 में देखो, हाँ जी 1 2 3 4 5, छठा नीचे आ जाएगा, तो 3 नीचे और 2 ऊपर, E3 और 3 ऊपर, सॉरी 3 E3 T3, यहां देखो। और D7 1 2 3 4 5 6 7, 4 नीचे 3 ऊपर, E4 T2 T3, 7 हो गए। D8 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 नीचे 4 ऊपर, E और T2 में 4 ऊपर 4 नीचे 4 ऊपर, फॉर्मूला वही लगना है। हाँ जी D9 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऊपर 5 हो गए नीचे 4 रह गए, E4 T2 5, और यहां पर क्या हो जाएगा E4 T2 6। हो गया क्लियर मामला? अरे हो गया क्लियर मामला। तो इनके लिए भी आप देख सकते हो, बढ़िया से आराम से कर सकते हो, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एकदम बढ़िया से पढ़ाया, एकदम बढ़िया ABC। अब आपको क्या करना है, ई में कितने इलेक्ट्रॉन है वो रखो, T2 में कितने इलेक्ट्रॉन है वो रखो, काम खत्म, सिंपल एकदम। अरे मजा आया कि नहीं आया, मजा आया कि नहीं आया। इसमें से प्रबल दुर्बल नहीं देखना है, अरे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लिगेंड कोई भी चार्ज तो लिगेंड कितना भी पैटर्न हो जाएगा, ठीक है। अरे समझ में आया देने का मामला। तो चतुष्फलकीय क्षेत्र में भी पैटर्न देख लिया, उसका सूत्र भी देख लिया, सारी बातें क्लियर कर ली। सर ये तो बहुत सिंपल, एकदम मक्खन बेटा मक्खन, बटर लाइक स्मूथ, ठीक है। तो अष्टफलकीय संकुलों में आपको T2G और Eg में इलेक्ट्रॉन भरने आए, वहां लिगेंड देखना जरूरी है। चतुष्फलकीय संकुलों में लिगेंड देखने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वहां पे इतना भी पैटर्न होता ही नहीं है, तो सदैव उच्च चक्रण संकुल बनते हैं। अरे भगवान सर x गुना 3, अरे x गुना 3 कहां दिखाई दे रहा है इस बच्चे को, ये फॉर्मूला, फिर यहाँ पे ये क्वेश्चन करवाया था ना, कैसे बालक है। इसमें बेटा 3 कहां से गुणा करूं मैं, माइनस यहाँ पे 6, यहाँ पे 0, यहाँ पे 4 4 लिखा हुआ है, पॉइंट 4 ये 4, ठीक, यही तो आएगा। कौन सा फॉर्मूला ढूंढना चाहती हो बालिका, जो भी ढूंढ रही हो गलत ढूंढ रही हो, ठीक, ओके क्लियर हो गया मामला। अरे क्लियर हो गया, अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, क्लियर है मामला एकदम। हाँ जी, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक, हेडिंग डाल दो, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा को प्रभावित करने वाला, डी वाला समझ में नहीं आया, अब डी कहां ढूंढूं यार मैं, यार डी वाला डी वाला डी 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 ये डी ये डी डी। अब देख, तू चतुष्फलकीय संकुल की बात कर रहा है, लेकिन प्रबल और दुर्बल कोई फर्क नहीं पड़ता, चतुष्फलकीय संकुल में ई नीचे चला जाता है, T2 ऊपर चला जाता है, ई मतलब 2 कक्षक, T2 मतलब 3 कक्षक। अब D4 विन्यास, पहला नीचे दूसरा नीचे, तीसरा ऊपर चौथा ऊपर, T2 में भी 2 ई में भी 2, खत्म बात, ठीक है क्या, ओके ये क्लियर हो गया, सब पढ़ा देना। तो अब फिर भी परेशान हो रहे हो तो बेटा यार कैसे समझाऊं, कैसे समझाऊं तुम्हें, हाँ ओ पढ़ लो आगे जरा। हाँ जी केमिस्ट्री मेरा पहला पहला प्यार है, हो गया। हाँ जी, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत CFT में विपाटन को प्रभावित करने वाले कारक, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत में विपाटन को प्रभावित करने वाले कारक ऐसे कौन कौन से कारक है जो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन को प्रभावित करते हैं, ठीक, अब उन पर बात करेंगे, अब उन पर बात करेंगे, अब उन पर बात करेंगे, अब उन पर बात करेंगे। हाँ जी, तो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा को कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं बेटा, ओके। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है, देखो लिगेंड कौन सा है वो मैटर करता है, संकुल कौन सा है वो मैटर करता है, तीसरी बात केंद्रीय परमाणु पर आवेश क्या है वो मैटर करता है, चौथा संक्रमण तत्व कौन सी श्रेणी से आता है वो मैटर करता है, 4 चीजें मैटर करती है। हाँ जी, पहला प्रभावित करने वाले कारक, तो CFSE, हाँ जी, तो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन या क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा दोनों एक ही बात है, इसको जो कारक प्रभावित करेंगे वही कारक CFSE को प्रभावित करेंगे, अरे इसको जो कारक प्रभावित करेंगे वही कारक CFSE को प्रभावित करेंगे, हाँ या ना। तो यहां पे जरा देखो ध्यान से, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन को कौन कौन से कारक प्रभावित करेंगे, पहला कारक लिगेंड की प्रकृति, लिगेंड की प्रकृति, लिगेंड की प्रकृति, क्योंकि लिगेंड CFSE अगर हम बात करें प्रबल क्षेत्र लिगेंड के केस में ज्यादा आता है, प्रबल क्षेत्र लिगेंड ज्यादा विपाटन करते हैं दुर्बल क्षेत्र लिगेंड की तुलना में, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड की तुलना में, क्लियर है मामला, ओके। जैसे कि देखो उदाहरण, अरे उदाहरण देख लो, अभी अभी हमने एक उदाहरण देखा था Na4 FeCN6 और एक उदाहरण देखा था Na4 FeF6, ये भी अष्टफलकीय संकुल है, ये भी अष्टफलकीय संकुल है, इसमें जो केंद्रीय परमाणु है वही केंद्रीय परमाणु, इसमें जितना इस पर आवेश है उतना इस पर आवेश है, फर्क क्या है, इसमें लिगेंड प्रबल है उसमें दुर्बल है, तो इसका CFSE ज्यादा होगा तो इसमें विपाटन ज्यादा होगा, समझ में आया मामला, ठीक है क्या, ओके वेरी गुड। तो लिगेंड देख लो प्रबल है कि दुर्बल है,
दूसरी बात, धातु आयन पर आवेश, केंद्रीय धातु परमाणु पर आवेश, केंद्रीय धातु परमाणु पर आवेश, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा उतना ज्यादा CFSE आएगी, CFSE। केंद्रीय धातु परमाणु के आवेश के समानुपाती, केंद्रीय धातु परमाणु पर आवेश जितना ज्यादा होगा उसकी CFSE उतनी ज्यादा होगी। क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा, जितनी ज्यादा ऊर्जा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी, नेगेटिव में होती है ना। हाँ जी, तो जरा देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूं CFSE किसकी ज्यादा है, मैंने लिखा K4 FeCN6, एक संपेटा मैंने लिखा और एक संकुल मैंने लिखा K3 FeCN6। इसमें Fe पे आवेश बताओ, उसमें Fe पे आवेश बताओ। n का मान 3 रख तो दिया, बच्ची छोटी बच्ची हो क्या, ठीक है। n का मान यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में देखो, इस पर आवेश क्या है, इस पर आवेश क्या है, यहाँ पे आवेश बताओ, यहाँ पे आवेश आएगा बेटा +2, यहाँ पे आवेश बताओ +3। तो आवेश ज्यादा तो क्या CFSE ज्यादा, तो वो कंपाउंड ज्यादा स्टेबल, CFSE उसकी ज्यादा, बाकी सब सेम है। अब देखो यहाँ पे हमें EAN रूल वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, EAN रूल लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। EAN नियम वही खत्म हो गया जहाँ पे पड़ा था। अब कोई बोले सर इसके लिए तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का मान 36 है ना, इसके लिए तो 35 है ना, ठीक है, वो पुराने नियम थे बेटा, ये नया नियम, ये ध्यान रख, ठीक है, क्लियर बेटा, ओके ओके। अब आगे देखो, अब आगे देखो, थर्ड, ये कहां से आया यार, थर्ड पॉइंट मैं इनको सीक्वेंस में जमा के भेज दूंगा आपको, ठीक है, ओके। अगला थर्ड पॉइंट देखो, मैं इनको सीक्वेंस में जमा के भेज दूंगा आपको। अगला थर्ड पॉइंट, ठीक है, संकुल ज्यामिति, संकुलों की ज्यामिति, संकुलों की ज्यामिति, संकुलों की ज्यामिति कैसी है, अरे अष्टफल की है कि चतुष्फल की है, अष्टफल की है कि चतुष्फल की है, या वर्गाकार समतली है। देखो सबसे ज्यादा CFSE किसकी आती है बेटा, अभी तक मैंने आपको नहीं पढ़ाया, सबसे ज्यादा CFSE आती है वर्गाकार संकुल, वर्गाकार समतली संकुल, वर्गाकार समतली संकुल, वर्गाकार समतली संकुल, इनके लिए CFSE सबसे ज्यादा आती है। फिर आती है अष्टफलकियों के लिए, अष्टफलकीय, फिर आते हैं सबसे लास्ट में चतुष्फलकीय। अभी बताऊंगा इनके बारे में, ठीक है, शॉर्ट में ऐसे लिख लो CFSE। डेल्टा स्क्वायर प्लेनर इनकी सबसे ज्यादा आती है, फिर आती है यहाँ पर डेल्टा ऑक्टाइड्रल और डेल्टा टेट्राइड्रल, बता दूंगा अभी, ठीक है। सबसे ज्यादा विपाटन इनमें होता है अगर एक ही लिगेंड, एक ही जैसे लिगेंड है सब में, ठीक है, सबसे ज्यादा विपाटन इसमें होता है अगर लिगेंड एक जैसे ही सब में, तो फिर चतुष्फलकीय वाला लगेगा, ठीक, ओके। और एक लास्ट देखो, एक लास्ट देखो, अच्छा इसमें संबंध भी देख लो, हाँ जी, डेल्टा SQ, डेल्टा O एवं डेल्टा T में संबंध, ये भी देख लो, लगेगा SQ मतलब वर्गाकार संकुलों में विपाटन, डेल्टा O अष्टफलकीय संकुलों में विपाटन, डेल्टा T चतुष्फलकीय संकुलों में विपाटन। पहला डेल्टा O और डेल्टा T में हमें पता है बेटा ये बड़ा है और ये बड़ा होता है 9/4 गुना डेल्टा T का, पहला संबंध। डेल्टा O बताओ, डेल्टा T याद करना हो, अगर आपको डेल्टा T का मान याद करना है कि चतुष्फलकीय संकुल के लिए विपाटन ऊर्जा इतनी है तो ये कितनी है, आराम से आंसर आ जाएगा, 9/4 से गुणा कर दो, आराम से आंसर आ जाएगा। क्या बोल रहा हूं मित्रों कि अगर आपको चतुष्फलकीय संकुलों के लिए विपाटन ऊर्जा ध्यान रख दे रखिए, अष्टफलकीय संकुल के लिए याद करनी, ये वाला फॉर्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। दूसरा देखो, डेल्टा T का 9/4 गुना है डेल्टा O और 9/4 एक से बड़ी राशि बेटा, तो मतलब डेल्टा O बड़ा है डेल्टा T से, डेल्टा O बड़ा होता है डेल्टा T से। और डेल्टा O और डेल्टा SQ में क्या संबंध है, डेल्टा SQ यह डेल्टा O का 1.3 गुना होता है, डेल्टा T का 1.3 गुना होता है। सिद्दीकी साहब पूरा पढ़ के आया करो, ठीक है, वो डेल्टा T बराबर होता है 4/9 डेल्टा O, बेटा संबंध होता है ना, ये संबंध होता है इनका, ठीक है, ये ध्यान रखना, क्लियर है मामला चिकारा, ओके। संक्रमण श्रेणी लास्ट, अरे यार फिर बीच में आ गया, संक्रमण श्रेणी, संक्रमण श्रेणी, संक्रमण श्रेणी कि आपका केंद्रीय परमाणु किस संक्रमण श्रेणी से संबंधित है, आपका केंद्रीय परमाणु किस संक्रमण श्रेणी से संबंधित है। आपका SQ संकुल कब बनेगा बेटा, बताया था स्विट्जर रिएजेंट वर्गाकार समतलीय संकुल पढ़ाया था आपको, हाँ जी। संक्रमण श्रेणी, तो जरा देखो ध्यान से, CFSE क्या मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ है कि 3D श्रेणी के लिए लिगेंड जो जैसा होता है वो वैसा ही होता है, लेकिन 4D श्रेणी और 5D श्रेणी के तत्वों के लिए कोई भी लिगेंड प्रबल क्षेत्र की तरफ बिहेव करता है, यस और नो, बताओ कि नहीं बताओ। क्या मैंने आपको ये पढ़ाया था कहीं कहीं 3D श्रेणी के अलावा 4D श्रेणी और 5D श्रेणी के तत्वों के लिए कोई भी लिगेंड प्रबल बिहेव करेगा, प्रबल बिहेव करेगा, लिखाया था कि नहीं लिखाया था, मतलब प्रबल है तो विपाटन ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा CFSE आती है बेटा 5D श्रेणी की तत्वों की, फिर आता है बेटा 3D से 4D श्रेणी के तत्व, 4D श्रेणी, और सबसे कम होता है 3D श्रेणी। तो इसी बात पर एक क्वेश्चन कर लिया जाए, इसी बात पर एक क्वेश्चन कर लिया जाए चमचमाता हुआ, हाँ या ना, क्या पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था। ऐसे तो डेल्टा और डेल्टा SQ से भी ज्यादा हो गया। अरे अमन भैया क्या बोल रहा है, डेल्टा, अरे यहाँ पे सॉरी आई मेड मिस्टेक, यहाँ पे गलती कर दी मैंने, डेल्टा लगा लेना, डेल्टा लगा लेना बेटा, यहाँ डेल्टा लगा लेना अमन जी, ठीक है। देखो सज्जनों यहाँ डेल्टा O कर लेना, वो मेरी आंखें थोड़ा सा धोखा खा गई, डेल्टा T ले लिया, ठीक है, डेल्टा O कर लेना, ठीक है प्रियंक चौहान, ठीक है, डेल्टा O कर लेना, बोला मैंने वही था लेकिन गलत दिया। ओके अब वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। हाँ जी, जैसे कि क्वेश्चन, निम्न संकुलों के लिए लिखो, निम्न संकुलों में से किसके लिए किसके लिए किसके लिए विपाटन ऊर्जा का मान अधिकतम होगा, ठीक है। जेई 2022 में आया प्रश्न। पहला CrH2O होल 6 +3 संकुल, बी FeH2O होल 6 +3 संकुल,
थर्ड मोलिब्डेनम MO H2O होल 6 प्लस 3 संकुल D H2O प्लस 6 प्लस 3 संकुल। कौन सा कंपाउंड है? हाँ जी, ये आपके तो नहीं आया लेकिन JEE 2022 में जरूर आया था। बताओ, आज ही मैं करवा रहा था उनको तो मेरे को लगा यहाँ पे दिखा दो। हाँ जी बताओ, कौन सा कंपाउंड है जो कि ज्यादा विपाटन ऊर्जा रखेगा? एकदम मक्खन है। ये क्रोमियम 3D श्रेणी में आता है, ये 3D श्रेणी में आता है, ये 4D श्रेणी में आता है, उसमें 5D श्रेणी में आता है ना बेटा। तो क्या इसका आंसर ये हो जाएगा? ये 5D श्रेणी में आता है। समझ में आया कि नहीं आया माजरा? तो भाई साहब ऐसे किस किस को पढ़ाते हो बेटा? बहुत सौ को पढ़ाते हैं, JEE वाले को भी पढ़ाते हैं, नीट वाले को भी पढ़ाते हैं। समझ में आ गया? एकदम इजी था क्वेश्चन। अब पढ़ा तो इजी है ना, नहीं पढ़ाया तो टफ है, सीधी बात। क्लियर है क्या मामला? ओके, क्लियर एकदम मामला। शाबाश शाबाश बच्चों शाबाश। अब एक क्वेश्चन करो, एक क्वेश्चन करो, अब एक क्वेश्चन करो, ठीक है? निम्न में से अच्छा एक बढ़िया सा क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन याद आया मेरे को, एक और बेहतरीन क्वेश्चन मेरे को याद आया बच्चों, ठीक है? एक और बेहतरीन क्वेश्चन मेरे को याद आया, बढ़िया से चीज देखना, ठीक है? एक और बेहतरीन क्वेश्चन याद आया। COCl3.4H2O 4 अमोनिया NiCl2.6H2O एवं H2 एवं PtCl4.2HCl में से वह कौन सा अष्टफलकीय संकुल है जो कि AgNO3 मिलाने पर 2 मोल AgCl का अवक्षेप देगा एवं ये भी ठीक है देता है तो उसके केंद्रीय परमाणु के T2G कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का योग होगा। ये करो, देखें, ये करके बताओ। NiCl4 नहीं है, वो NiCl2 है। बताओ आपको क्या बताना है, समझ में आया? आपको इन 3 कंपाउंड में से एक ऐसा कंपाउंड सेलेक्ट करना है जिसके अंदर 2 AgNO3 मिलाकर 2 AgCl मिले, और दूसरी बात उसके T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है। बस ये लास्ट क्वेश्चन। हाँ पता है मेरे को, स्पेस का टाइम हो गया, मेरा भी टाइम हो गया क्लास में। बता T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है? आगे बड़े बड़े धुरंधर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है? ओके, जरा देखो ध्यान से, सिंपल सी बात। इस अष्टफल के संकुल बनाना है, सबका अष्टफल के रूप बताओ। भाई COCl3.4NH3 है, तो अष्टफल के रूप मतलब समन्वय संख्या 6, तो अष्टफल के चारों के चारों अमोनिया अंदर धर दो, ठीक है? उदासीन अंदर आ जाएंगे। अब 4 तो ये 2 क्लोरीन अंदर धर दो, 1 क्लोरीन बाहर है, तो यहाँ तो 1 मोल AgCl देगा, ये तो होगा। अगला NiCl2.6H2, इसका अष्टफल के रूप कैसा होगा? सर निकल अमोनिया 2 क्लोरीन बाहर रख दो, 6 के 6 अंदर डाल दो, ठीक है? ओके, 2 क्लोरीन बाहर गए। ये क्या देगा? 1 मोल AgCl देगा पक्का, क्योंकि 1 बाहर 1 मोल AgCl देगा, क्योंकि 1 बाहर है ना, इसलिए यहाँ पर ये 2 Cl बाहर है तो 2 मोल AgCl देगा, ठीक है? ओके, और यहाँ पे लास्ट H2PtCl4.2HCl, इससे क्या बनेगा? 2 Cl अंदर डालेंगे, H2PtCl6 बन जाएगा। याद है बेटा? H2PtCl6 एक भी बाहर नहीं है, ये हेक्साक्लोरोप्लेटिनिक अम्ल, याद है मैंने लिखवाया था, हेक्साक्लोरोप्लेटिनिक अम्ल 0, कोई AgCl नहीं मिलेगा। तो पहली बात तो ये कंपाउंड हो गया वो। अब इसके अंदर देखो निकल पर आवेश क्या है, लिगेंड कौन सा है, फिर यहाँ पे देखो। हाँ जी, NiH2O होल 6 हो गया, ये 2 क्लोरीन, इस पर आवेश आ जाएगा +2, तो निकल +2 है, निकल +2 है, तो यहाँ पे 3D8 हो जाएगा। चेक करना जरा, 3D8 हो गया। अष्टफल की संकुल है, 3 नीचे 2 ऊपर, तो T2G कक्षक नीचे, EG कक्षक ऊपर, अरे क्या हो गया, ठीक है? ओके, तो पहला इलेक्ट्रॉन नीचे, दूसरा नीचे, तीसरा नीचे, चौथा कहाँ जाएगा? H2 वीक फील्ड लिगेंड है, तो भैया 8 इलेक्ट्रॉन है वैसे भी, तो चौथा ऊपर, पांचवा ऊपर, छठा नीचे, सातवां नीचे, आठवां नीचे, तो T2G 6 EG 2, तो 6 इलेक्ट्रॉन इसका आंसर है। ये JEE 2022 में पूछा गया प्रश्न था, ठीक है? तुम्हारे तो कुछ भी नहीं आती, क्वेश्चन सिंपल आते बेटा, ठीक है? ओके, आराम से कर सकते थे, बढ़िया से मौज आ जाएगी एकदम बढ़िया से अगर पढ़ोगे तो, ठीक? तो बाकी बातें अगली क्लास में पढ़ाऊंगा, संकुल कैसे रंग दर्शाते हैं, क्या कारण होता है, फिर उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक? तो थैंक यू बच्चों, थैंक यू, जय हिंद।